सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 9 सितंबर एंड 11 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, बिजनेस मॉडल देखेंगे। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सो बेसिकली अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है ईयर 2008 में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब बेसिकली अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल देखोगे, कंपनी काम क्या करती है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो, बट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है यहाँ पर फाइनेंस करती है आपको हाउसिंग लोन के लिए। मतलब आपको कोई घर वगैरह बनाना है तो आपको कंपनी यहाँ पर फाइनेंस करती है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है अपार्ट फ्रॉम हाउस या फिर होम, उसके अलावा आपके पास दूसरी कोई प्रॉपर्टी है तो कंपनी उसके अगेंस्ट में भी आपको लोन दे देती है। मान लीजिए आपके घर पे एक फ्लोर बना हुआ है, आपको अपने घर को सेकंड फ्लोर पर भी बनाना है तो आपको उस टाइप की लोन भी दे देगी। उसके अलावा डेवलपर फाइनेंस, जो बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं जो सोसाइटी वगैरह बनाते हैं तो उनको भी जो है ये फाइनेंस करती है। सो टोटल अगर रेवेन्यू की बात करूँ तो 81.7% जो वो होम लोन कस्टमर्स के थ्रू आता है। दैट मीन्स जो यहाँ पर होम लोन्स कंपनी ने दिए हुए हैं उसके साथ में जो रेवेन्यू आता है वो 81 या 82 के आप कह सकते हो कि जिससे होता है। सो अगर मैं टोटल कंपनी के अभी एक्टिव कस्टमर्स की बात करूं तो 3,08,693 कस्टमर्स कंपनी के पास अभी करंट में एक्टिव हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर कहाँ पर इसकी ब्रांचेस हैं तो टोटल इसकी 215 ब्रांच हैं जो कि 174 लोकेशन पर और 20 स्टेट के अंदर है इंडिया के अंदर। अगर कंपनी की बात करूं तो वैसे कंपनी जो है सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है होम लोन देने के लिए, मतलब हाउसिंग फाइनेंस में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर। जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में वो है LIC, उसके बाद इसी का नंबर आता है। अगर आप रेवेन्यू के मामले में देखोगे तो उसके बाद PNB यहाँ पर जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है वो आ जाती है। तो आप कह सकते हो कि अच्छा मार्केट कैप कंपनी ने यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, आखिर कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एसेट्स 48,527 करोड़ रुपए के एसेट्स थे 2022 में, जो 2023 में बढ़कर अप्रॉक्स 64,000 करोड़ के हो गए और 2024 में अप्रॉक्स 81,000 के हो गए एज पर करंट डेटा। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की बात करें यहाँ पर 2024-25 की तो 88,000 करोड़ रुपए से कंपनी ने एसेट्स कर लिए। तो एसेट्स भी कंपनी के धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू की तरफ देखें 3767 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था 2022 में, जो 5665 करोड़ का हो गया 2023 में, 7617 करोड़ का हो गया हमारा 31 मार्च 2024 तक। सो अगर आप करंट क्वार्टर का यहाँ पर अगर रेवेन्यू निकालोगे तो 2208 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कर लिया है विद इन 3 मंथ्स। अगर आप एक साल का कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स यहाँ पर 8800 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो है इसका रेवेन्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 709 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, फिर हुआ 1257 करोड़ का, फिर 1731 करोड़ का और इस साल कंपनी ने 3 महीने के अंदर 482 करोड़ रुपए का अप्रॉक्स प्रॉफिट कर लिया। दैट मीन्स आप एक साल का कैलकुलेट करोगे तो कंपनी यहाँ पर मोटा मोटा 1900 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कर लेगी। सो अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 6741 करोड़ की नेटवर्थ थी 2022 में, फिर ये बढ़ के 10,503 हो गई और आज की डेट में अप्रॉक्स यहाँ पर 14,719 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ कंपनी की हो चुकी है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 1800 करोड़ रुपए की यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस थे 2022 में, जो बढ़ के 3700 करोड़ के हुए, फिर 5500 और आज की डेट में यहाँ पर 4252 करोड़ के हैं। इस साल से पिछले साल को कंपेयर करोगे तो थोड़े से रिजर्व सरप्लस में कमी आई है। अगर टोटल बोरिंग की बात करें तो 41,492 करोड़ की बोरिंग थी 22 में, फिर अगले साल इसकी बोरिंग हो गई 53,745 करोड़, फिर 69,129 करोड़, फिर यहाँ पर 73,347 करोड़। आपने देखा होगा बोरिंग जो इसकी हर साल बढ़ती जा रही है, तो उसका रीजन ये है कंपनी जो है ना यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ा रही है तो लोन लेके ही बढ़ाते हैं। बेसिकली जितनी भी फाइनेंस कंपनी होती है इनके पास खुद का पैसा तो होता नहीं है। बेसिकली ये क्या करते हैं, दूसरी जगह से कम कीमत पे लोन लेके आते हैं और उसको थोड़ा अच्छे इंटरेस्ट पे आगे दे देते हैं जिससे उनकी कमाई होती है। तो आपने देखा होगा जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है फाइनेंस वाली, सबके पास बोरिंग रहती है। दैट मीन्स ये तो इसके पास होना ही है, तो आप इसको नेगेटिव में नहीं काउंट कर सकते इस केस में क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी है। सो हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, डेट टू इक्विटी 5.7 है जो कि काफी ज्यादा है, बट जैसे कि मैंने पहले बताया फाइनेंस की कंपनी है तो यहाँ पर ज्यादा हो गई। सो अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 3.6% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और यहाँ पर प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 3.72 और अर्निंग पर शेयर 2.32 है और जो पी है वो 30.2 है। सो अगर मैं इंडिपेंडेंटली बताऊं तो यहाँ पर पी जो है वो 30.2 का है। दैट मीन्स जब इसको आप कंपेयर करोगे इसकी सेक्टर की अदर कंपनी से तो उसके कंपैरिजन में कंपनी थोड़ा महंगा आईपीओ लेके आई है,
क्योंकि अब आपको पता है कंपनी की ऑलरेडी डिमांड भी ज़्यादा है, तो कंपनी ने, आप कह सकते हो, इस बात का थोड़ा सा फायदा भी उठाया है। अगर वैल्यूएशन की बात करोगे तो वैल्यूएशन इस पीई पे मुझे सस्ती नहीं लग रही है, बट डिमांड आईपीओ की है। सो अभी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। कंपनी आईपीओ लेके आई है तो उसका रीजन क्या है, आखिर कंपनी इस पैसे का करने क्या वाली है। सो कंपनी क्या कहना है कि अपने जो बिजनेस को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए फ्यूचर में इसका पैसे का यूज करने वाली है। सो अभी बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। 9 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 11 को क्लोज हो जाएगा। जो प्राइस बैंड है 66 से 70, ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है। 70 पे वो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। ये आसपास में 60 या 55 रुपए पे होता ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया आईपीओ होता, बट डिमांड तो इसकी अभी भी है। सो अब हम लॉट साइज की बात करें, एक लॉट में आपको 214 शेयर्स मिल जाएंगे और इसकी लिस्टिंग जो हो जाएगी वो एनएसई और बीएसई दोनों पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो अलॉटमेंट है आपको 12 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगा और रिफंड आपको 13 सितंबर को हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो। और आपके डीमेट में शेयर भी 13 को आ जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको 16 को देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी, यहाँ पर आप मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 13 लॉट। मिनिमम 1 लॉट के लिए आपको देने पड़ेंगे 14,980 रुपीज एंड मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आपको देने पड़ेंगे 1,94,740 रुपए। और अगर आप 13 से ज्यादा लॉट अप्लाई करोगे देन यू विल कम अंडर एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई में आप 14 से लेकर 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। अगर 66 लॉट से ऊपर अप्लाई करोगे देन यू विल कम अंडर बिग एचएनआई कैटेगरी। सो अभी बात कर लेते हैं जीएमपी की। आखिर जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है इस आईपीओ में। तो उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं जीएमपी से रिलेटेड, कोई लिस्टिंग गेन आपको कितना मिलने वाला है उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती हैं। आईपीओ से रिलेटेड आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है। सो करंट जीएमपी की बात करूं तो अभी जो है इसकी 75% की जीएमपी चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक लॉट पे अप्रॉक्स यहाँ पर 11,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। बट ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि आपको 11,000 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट एज पर जीएमपी इट सीम्स लाइक इतना प्रॉफिट आपको हो सकता है। सो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई कैसे करें। आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको स्मॉल एचएनआई में। सो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी। अब शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल कौन कौन है सबसे पहले तो वो पता लगेगा। आप चाह तो रहे हो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना, बट आप कर पाओगे या नहीं। तो बेसिकली अगर आपके डीमेट अकाउंट में 29 अगस्त या उससे पहले आपने बजाज फिनसर्व या फिर बजाज फाइनेंस के शेयर को परचेस किया था तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने सिर्फ एक शेयर भी बाई कर लिया था तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। दैट मीन्स 30 अगस्त तक आपके अकाउंट में शेयर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके अकाउंट में शेयर आता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो 30 अगस्त तक अगर आपके अकाउंट में यहां पर बजाज फिनसर्व या फिर बजाज फाइनेंस इन दोनों में से किसी का एक भी शेयर है तो आप जो है यहां पर शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कितने आप लॉट अप्लाई कर सकते हो। पहले ऐसा होता था शेयर होल्डर कैटेगरी में आप कितने भी लॉट अप्लाई कर सकते हो, तो बट अभी के टाइम में क्या हो गया है, आप यहां पर मैक्सिमम शेयर होल्डर कोटा में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। सो ओवरऑल आप इस आईपीओ में 2 टाइप की यहां पर एप्लीकेशन लगा सकते हो। एक आपकी शेयर होल्डर कोटा की है, उसके अलावा जो आप सेकंड एप्लीकेशन है वो आप जिसमें चाहे उसमें लगा दो। चाहे तो आप स्मॉल एचएनआई में, बिग एचएनआई में या फिर आप रिटेल में किसी में भी लगा सकते हो। लेकिन आप जो यहां पर शेयर होल्डर कोटा है उसमें आप मैक्सिमम जो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो 13 लॉट्स, उससे ज्यादा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप यहां पर एक रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा यहां पर आप शेयर होल्डर कोटा में आप मैक्सिमम 13 लॉट और रिटेल कैटेगरी में भी आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करें यहां पर आपको अलॉटमेंट कैसे होगा शेयर होल्डर कोटा में। तो शेयर होल्डर कोटा में जो अलॉटमेंट होता है वो होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर आईपीओ जो है 13 टाइम सब्सक्राइब होता है तो यहां पर आपको कंफर्म 1 लॉट शेयर होल्डर कोटा के थ्रू मिल जाएगा अगर आपने 13 लॉट लगाए हैं। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर आप 13 लॉट लगाते हो तो आपको 1 लॉट जरूर मिलना चाहिए। और रिटेल में तो आपको पता है इसमें आपको अलॉटमेंट जो है वो यहां पर लॉटरी बेसिस पे ही होने वाला है। सो ये तो इसके अलॉटमेंट की कहानी हो गई। आई होप यहां पर आपको ये चीज समझ में आई होगी। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।